हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जैसे कि आपको पहले से पता होगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो एनसीईआरटी बायोलॉजी को मैं आपको पढ़ा रहा हूं लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में, और आपको ये बताता हुआ जरूर चलूँगा नीट में क्या कहाँ से कैसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन बात यही है कि एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है, तो ज़्यादातर लोगों को यही पता नहीं होता कि एनसीईआरटी से पेपर कहाँ से आता है, कैसे पूछते हैं। लोगों को लगता है कि ये तो अजीब सी लिखी हुई है, मतलब इसमें थ्योरी कैसे लिखा हुआ है और हेडिंग्स नहीं है। तो आपको उस पर नहीं जाना है, आपको जानना है अंदर से थ्योरी में से, इसी में से ही कैसे एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन सेट करते हैं, कैसे पेपर सेट होगा, कहाँ से होगा, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। ये एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, मतलब इसमें समझाया भी जाएगा और साथ ही साथ पढ़ाया भी जाएगा। ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं होती हैं। अगर आप पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं और आपको वहाँ पर पहले की वीडियो मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आपको चैनल पर नीट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो कराई जा रही हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। उसमें भी चीज़ें आपको क्लैरिटी दिखेगी, मतलब उसमें भी आपको साफ साफ दिखेगा चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे ऑप्शन काटने हैं, कैसे छोड़ने हैं, क्या एलिमिनेट करना है, वो आपको सिखाया जाएगा। तो करिए आज की वीडियो शुरू, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सीड वाला टॉपिक, और ये चैप्टर हमारा जो कि फ्लावरिंग वाला चल रहा है, फ्लावरिंग प्लांट वाला, वो आपका खत्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 11th क्लास की वीडियो में आपको लिविंग वर्ल्ड मिलने वाला है, तो बने रहना चैनल के साथ। चलिए देखते हैं। आपका है सीड। आज जो टॉपिक है आपका पहला क्या है, सीड। अब आप इससे पहले डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ चुके हैं, और आपको पता है कि जब थोड़ी बहुत एंडोस्पर्म बन जाती है तो उसके बाद जो है आपका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो डेवलप होता है, उसके बाद जो आपका ओव्यूल होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ओवरी है वो आपकी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी सीड के बारे में एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा तो दिया नहीं है, कम दिया है, लेकिन जो दिया है वो इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां से आपको क्वेश्चन आएगा, सीड फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एंजियोस्पर्म में। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को क्या कहते हैं, सीड कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी को कहते हैं फ्रूट। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट, यानी कि ओवरी के अंदर बनते हैं सीड। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, कोटिलिडन एंड एम्ब्रियो। यहां से सवाल नीट में आएगा, एक सीड में क्या क्या होता है। तो भाई एक सीड में होता है सीड कोट, कोटिलिडन्स और एम्ब्रियो नल एक्सिस। ये दोनों एम्ब्रियो एक्सिस और कोटिलिडन ये एम्ब्रियो का पार्ट है, और ये सीड के कवर है, यानी ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो है। द कोटिलिडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। तो कोटिलिडन जो है वो आपके फूड रिजर्व करते हैं, आपको पता है, खाना स्टोर करते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे सीड्स में देखा भी होगा, डाइकोट्स में, जैसे कि लेग्यूम्स में। मैच्योर सीड में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। अब ये बात लास्ट वीडियो में बताई थी, जिन सीड में एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, उन सीड को नॉन एल्ब्यूमिनस, एक्स एल्ब्यूमिनस कहा जाता है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एंड इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो ये वाला वर्ड आप ध्यान रखेंगे कि एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था भाई, और डेवलपिंग एम्ब्रियो ने खत्म कर दिया किसको, एंडोस्पर्म को। जैसे कि पी में, ग्राउंडनट में, डाइकोट्स में मोस्टली होता है ऐसा। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिनस, जिनमें की बची रहती है एंडोस्पर्म। एल्ब्यूमिनस सीड रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट नॉट कंप्लीटली यूज ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल है वीट मोनोकोट है, मेज मोनोकोट है, बार्ली मोनोकोट है, कैस्टर डाइकोट है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट सवाल बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर। ये भाई बढ़िया, बहुत तगड़ा सवाल है। लास्ट वीडियो में बताया था, न्यूसेलस अगर बची रह जाती है तो वो पेरिस्पर्म कहलाती है, और मतलब परसिस्टेंट न्यूसेलस को
बाद में पेरिस्पर्म कहा जाता है। रिमिनेंट ऑफ न्यूसेलस को पेरिस्पर्म कहते हैं। 2 एग्जाम्पल नीट में आएंगे, पूछेंगे ब्लैक पेपर में और बीट में, यही डायरेक्ट दोनों एग्जाम्पल याद करने हैं। पेरिस्पर्म किस में मिलता है, सीधा सवाल है, यहाँ से कर देना होगा, ठीक है। या फिर परसिस्टेंट न्यूसेलस कहेंगे तो सीधा सवाल है, पेरिस्पर्म को पूछेंगे। इसके ऑप्शंस भी मैं बताता हूँ, जानबूझ के इसमें पेरिडर्म, फेलोडर्म ये वाले वर्ड डालेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा पेरिस्पर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल। आपको पता है आपका जो मेगास्पोरेंजियम है, ओव्यूल है, उसकी जो कवरिंग होती है उन्हें इंटेगुमेंट्स कहते हैं। इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन्ड एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, वो हार्ड हो जाते हैं और टफ सीड कोट बनाते हैं। द माइक्रोपाइल रिमेन एज ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट, माइक्रोपाइल जोका तो रहता है क्योंकि उसे गैसेज एक्सचेंज वगैरह करना होता है। तो जब सीड को गैसेज चाहिए होती है वो कहाँ से लेगा, ऑक्सीजन चाहिए होगी कहाँ से लेगा, माइक्रोपाइल से लेगा, तो वो जोका तो रहेगा। फिर लिखा है एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई 10 to 15% मॉइस्चर बाई मास। तो भैया सीड आपका डोरमेंसी में जा रहा है क्योंकि सीड अब आपको स्टोर करना है, तो जब स्टोर होगा डोरमेंसी में जाएगा, अपना जो मॉइस्चर बाई मास 10 to 15% कम कर लेगा। और ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे कि जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन, ये वाली लाइन जरूर याद रखोगे। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। द एम्ब्रियो में एंटर इन स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी, एम्ब्रियो किस में जाएगा, डोरमेंसी में चला जाएगा। जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी, ऑक्सीजन होगी, वाटर होगा, तब वो वापस से एक्टिव हो जाएगा। सब कुछ लिखा है कि अवेलेबल एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन सुटेबल टेम्परेचर डिटर्मिनेट। नेक्स्ट लिखा है कि यहाँ से आपको ज़्यादा ध्यान इसका रखना है, जनरल मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन। पूछेंगे कि भाई डोरमेंसी में क्या होता है, तो 2 वर्ड ध्यान रखना, एक तो ये ध्यान रखना और एक ये ध्यान रखना कि जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। सिंपल है, ठीक है। और ओके आगे लिखा है एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, तो ओवरी क्या बना लेगी, फ्रूट बना लेगी। एंड दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। ये नीट में लाइन यहाँ से लिखी दिखाई आएगी, इसे ध्यान रखेंगे। मतलब दोनों काम साथ साथ होते हैं, एक साथ। ऐसा नहीं होता कि पहले सीड बनेगा फिर फ्रूट बनेगा, ये नहीं होगा, दोनों काम साथ साथ होंगे। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प, ओवरी की वॉल फ्रूट वॉल बनेगी जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं। द फ्रूट्स में बी फ्लैशी और एज इन गुआवा, ऑरेंज इन मैंगो एंड और इन में बी ग्राउंड नट, ड्राई हो सकते हैं। देखो ग्राउंड नट भी एक फ्रूट है और मस्टर्ड इज ए फ्रूट, सिलिक्वा फ्रूट मस्टर्ड को कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ग्राउंड नट का लोमेंटम फ्रूट होता है। ये वर्ड आ सकते हैं मे बी, पर ध्यान रखना एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड, रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। तो बचपन में कभी आपने पढ़ा होगा ये सब, तो ये कह रहे हैं कि वहां से पढ़ लेना, बाकी ज़्यादा यहाँ बताया नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Next लिखा in most plant by the time the fruit develop from the ovary other floral parts degenerate। भाई देखो सेपल हुए, पेटल हुए, ये सब सामान गिर जाएंगे, ठीक है, मतलब इनका फॉल ऑफ हो जाएगा। However in a few species such as apple, मार्क करो, स्ट्रॉबेरी मार्क करो, कैशू मार्क करो, इनमें लिखा है कि थैलेमस, इनमें ये मार्क करो तीनों नाम, इनमें थैलेमस फ्रूट फॉर्मेशन में मदद करता है। तो जिनमें थैलेमस फ्रूट फॉर्मेशन में मदद करता है वो फॉल्स फ्रूट है। क्या है, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो ये देखो लिखा है दे आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट्स, और जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो ओवरी के मैच्योर होने से, मतलब ओवरी पकने से बनते हैं। ऑलमोस्ट इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर आर फ्यू स्पीसीज इन विच फ्रूट्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो कहीं कहीं अगर फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है तो उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी दोनों वर्ड में अंतर है। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है कोई ऑर्गेनिज्म का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के, जैसे कि आपको हनी बी में दिखेगा, हनी बी का जो मेल है, ड्रोन्स है, वो ऐसे ही बनते हैं। और जो आपका क्या बोलते हैं, यहाँ आपको कार्पल वाला वर्ड ध्यान रखना होगा। कार्पी मतलब, कार्पल मतलब फ्रूट, मतलब ओवरी। तो ये वर्ड आपको बता देगा कि ये किसके लिए बात हो रही है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि पार्थिनोकार्पी बनाना में होती है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल भी इंड्यूस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से अगर ज़्यादा ही हुआ तो ये पूछ लेंगे कि कौन सा हार्मोन कराता है, तो मे बी दे विल गिव यू ऑक्सिन इन ऑप्शंस। तो ऑक्सिन छिड़क दोगे तो आपका पार्थिनोकार्पी
इंड्यूस हो जाती है, ऐसा सवाल आएगा। चलिए नेक्स्ट है एडवांटेजेस। तो यहां पर एक हेडिंग है, ये है कि एडवांटेजेस ऑफ सीड इन एंजियोस्पर्म, मतलब सीड होने की क्या एडवांटेज होती हैं, सीड बनना क्यों फायदेमंद है, ये वाली बात यहाँ है। बोर्ड का क्वेश्चन है, नीट में तो यहाँ से कुछ आएगा नहीं, थ्योरी का क्वेश्चन है। लिखा है फर्स्टली, तो यहाँ 4 पॉइंट बनेंगे लगभग। लिखा है फर्स्टली द सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, ऑल्सो सीड्स हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्सल। देखो इन्होंने लिखा है अगर सीड ना होता और खाली एम्ब्रियो होते, भाई मान लो खाली एम्ब्रियो है, तो आप एम्ब्रियो को कैसे बोते, मतलब आप कैसे करते कि एक जगह से लेके दूसरी जगह पर ले जाकर के एम्ब्रियो बो रहे हैं, ऐसा कैसे होता? तो सारे एम्ब्रियो की जगह गिर जाते और वो उग भी ना पाते, क्योंकि ज़मीन जो है वो सारी इतनी ऑक्यूपाई हो जाती, मतलब वहाँ सॉइल जो है वो इतनी ऑक्यूपाई हो जाती कि वहाँ न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है ना। तो सीड बनना बेहतर है कि ताकि आप उसे डिफरेंट हैबिटेट में ले जा करके कॉलोनाइज कर सकते हो, अलग अलग जगह पर ले जा करके। दूसरा पॉइंट, सीड है तो वो सफिशिएंट फूड रिजर्व रखता है यंग एम्ब्रियो के लिए कि भाई क्या खाएगा शुरुआत में कोटिलिडन्स खाएगा, ऐसा तो यानी एकदम से फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। तो ये ध्यान रखना कि शुरू में फूड रिजर्व रखता है, क्योंकि वो जब तक फोटोसिंथेसिस ना करने लगे तब तक ये काम चलेगा सीड से ही। नेक्स्ट है हार्ड सीड कोट, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। टू द यंग एम्ब्रियो बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन, क्योंकि वेरिएशंस भी तो बताएंगे ना ये, क्योंकि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है तो ये वेरिएशंस भी दिखाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है, बोर्ड में आएगा ये सवाल, यहाँ से कोई पूछ लेगा कि भाई एडवांटेज ऑफ एंजियोस्पर्म बताओ, तो तुम बता देना, सीधा सीधा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, ये एक वर्ड है यहाँ पर इंपॉर्टेंट सा, बेसिस, इसको थोड़ा ध्यान रखना। एंड डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मेच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड, ये लाइन मेरे को लगता है पर्सनली के नीट में यहाँ से लाइन आ सकती है कि डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मेच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड। यहाँ से ऐसे पूछ सकते हैं कि सीड स्टोरेज के लिए क्या क्रूशियल है, तो डिहाइड्रेट होना चाहिए, पानी ना हो, पानी होते ही एक्टिवेशन हो जाता है, एंजाइम बनने लगते हैं और आपका सीड जर्मिनेट होगा फिर, ठीक है। चलिए फिर लिखा है कि इसी वजह से आप उन्हें स्टोर करके रख सकते हो अगले साल बोने के लिए। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन एब्सेंस ऑफ सीड और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन कैन नॉट बी स्टोर्ड। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आपके सीड स्टोर ना हो पाते तो आप खेती कैसे कर पाते, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता खेती करना ऐसे में, है ना। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर सीड वायबिलिटी का एक पैराग्राफ। सीड वायबिलिटी में ये लिखा है कि सीड कितने दिन तक वायबल रहते हैं, मतलब कब तक वो सीड एम्ब्रियो बना उनका जो है वो कब तक वो जर्मिनेट कर सकता है, कब तक वो वायबिलिटी शो कर सकता है, ये यहाँ लिखा हुआ है सीड वायबिलिटी। देखो लिखा है दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली इन फ्यू स्पीसीज, यहाँ से आपको ये पढ़ना है, सीधा सीधा ये याद करना है। इसमें डेटा है 2 लाइन में, ठीक है, बाकी दिया नहीं है। सीड वायबिलिटी के लिए टेट्राजोलियम क्लोराइड वगैरह यूज करते हैं, TZ टेस्ट होता है जो यहाँ नहीं दिया NCERT ने। इन ए फ्यू स्पीसीज द सीड लूज वेरिएबिलिटी विद इन द फ्यू मंथ्स, कुछ जगह तो महीनों में ही खो देते हैं वायबिलिटी। एंड सीड अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर सेवरल स्पीसीज। तो ये स्टेटमेंट आएगा नीट में ना, ये आप देखो भी आपको लगेगा कि ये सही है नहीं है, पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा कि ज़्यादातर सीड सेवरल ईयर्स तक वायबल रहते हैं, ज़्यादातर सीड्स, एंड सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड्स। तो यहाँ से अब इम्पोर्टेंट बात शुरू होती है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ से आपको ये आएगा पेपर में कि ल्यूपिनस आर्क्टिकस इसका नाम है, जो आपको एक तो आपको ल्यूपिन का नाम याद करना है, दूसरा कहाँ से निकाला, आर्कटिक टुंड्रा से। तीसरा सवाल, ये सीड 10,000 साल डोरमेंसी डोरमेंसी के जर्मिनेट हुआ है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। और ऊपर वाली लाइन का डेटा नीचे वाली में नहीं डालना, इस बात को दिमाग में रखना भाई, गलती ना करना ये वाली। फिर नीचे लिखा है कि 2000 साल पहले का भी एक सीड मिला है डेट पाम का, ठीक है, इसका नाम याद करना है फेनिक्स डेक्टाइलिफेरा, और डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन इन किंग हेराल्ड प्लेस नियर द डेड सी।
तो ये ज़्यादा ज़्यादा क्या करते हैं, ऊपर वाले में 10,000 की जगह 2,000 लिख देंगे, नीचे वाली लाइन में 10,000 लिख देंगे, ये जगह बदल देंगे, ये प्लेस बदल देंगे, इनका नाम पूछ लेंगे, ल्यूपिन का नाम पूछ लेंगे, डेट पाम का बायोलॉजिकल नेम पूछ लेंगे। तो ये आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, मिलने की संभावना पूरी है, ठीक है। तो आपको यहाँ से लर्न करने हैं, ठीक है। इसके नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, ये नॉर्मल सा पैराग्राफ है, लेकिन हमें इसमें से एक क्वेश्चन को निकालना है। एक क्वेश्चन इसके अंदर छुपा हुआ है जो पूछ सकते हैं। तो एक तो ये पढ़ लेते हैं। कुछ किताबों में तो मैंने ये भी पूछा है, इनमें से किसके सीड्स बहुत ज़्यादा और छोटे होते हैं, तो वहाँ ऑर्किड दिया था। ये वाला सवाल भी मैंने देखा है। क्या कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड? ऑर्किड फ्रूट आर वन ऑफ सच कैटेगरी इन ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टेनी सीड। ये स्टेटमेंट मैंने एक बुक में क्वेश्चन करते हुए देखा था, तो वहाँ बना रखा था सवाल, तो शायद ये सवाल बन सकता है। सिमिलर द केस ऑफ फ्रूट सम पैरासिटिक स्पीसीज। अब देखो यार सुनो, यहाँ से आपको ही पूछेंगे इनमें से 2 पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म्स के नाम बताओ। ये दोबारा ध्यान सुनो, पैरासिटिक एंजियोस्पर्म। तो आप ढूंढते रहोगे किताब में, पर इन्होंने इस वाले पैराग्राफ में ये 2 नाम दे रखे हैं, ओरोबैंक एंड स्ट्राइगा। ओरोब्रैंके एंड स्ट्राइगा, दीज आर 2 नेम्स ऑफ पैरासिटिक स्पीसीज एंड दे आर पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि उनको लगता है नीट वालों को कि ये तो छूट जाएगा, बच्चा इसको ध्यान से यहाँ पढ़ेगा नहीं, तो ये आएगा जरूर, ठीक है। मेरे को पर्सनल लगता है ये आएगा, तो आप इसे यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे। हैव यू सीन अ टाइनी स्पीसीज ऑफ फाइकस बेंगालेंसिस? How large a tree is ficus developed from that of teeny seed? How many billions of seed does each ficus tree produce? Can you imagine any other example in which such a teeny structure can produce such a large biomass? ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनके सीड छोटे ही होते हैं। साइकस का सीड जिम्नोस्पर्म में सबसे बड़ा सीड साइकस का होता है। ये सवाल अगर कोई पूछ ले तो आप बता देना, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज द एपोमिक्सिस। एक बात ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी से जब भी नीट क्वेश्चन बनाएगा तो वो मेरे को लगता है लास्ट वाली जो लाइनें होती हैं एपोमिक्सिस से, जैसे लास्ट हर पेज के लास्ट में कुछ लाइन्स हैं, तो वहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि बच्चा यहाँ नहीं पहुँचा होगा। और ये आपको फेल करने के लिए एग्ज़ाम बनाते हैं, पास करने के लिए नहीं बनाते। मतलब इनको तो 20-25 लाख लोगों को बाहर भेजना है, 30-40 हज़ार को अंदर लेना है, तो उसके लिए एग्ज़ाम सेट होता है। यहाँ आपकी नॉलेज का ज़्यादा परीक्षण नहीं होगा, मतलब यहाँ आपके ज्ञान को ज़्यादा नहीं जानना चाहते। यहाँ ये जानना चाहते हैं कि आपने किताब को अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। सिंपल, सिंपल बात है ये। तो आपको उसी तरह से इनकी तरह सोचना होगा जैसे ये सोचते हैं पेपर बनाने वाले, कि कहाँ से छुपू के कहाँ से किस लाइन को काट कूट के उल्टा सीधा करके पेपर में दिया जाए, तो वैसा ही हम देख रहे हैं, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, एपोमिक्सिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो और समझो भी। देखो जी, अच्छा पहले ही कुछ फ़ोटोज़ हैं जो किताब में दिए हैं, इनको देख लो। इसमें से ये फ़ोटो कैस्टर का है, ठीक है। और इसमें से आपको ये पूछ सकते हैं कि कैस्टर की जो एंडोस्पर्म है ये ऑयली होती है। कभी कभी पूछते हैं इलायोप्लास्ट कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको ऑप्शन में देंगे कैस्टर यहाँ से, ठीक है। फैट स्टोरिंग प्लास्टिड ये पूछ लेंगे। ये नीचे मोटा सा रखा है, ये क्या है? कैरंकल है ये, ठीक है। आउट ग्रोथ है, ये पूछ लेंगे किस में मिलता है कैरंकल। यहाँ से प्याज का फ़ोटो है, अनियन का एम्ब्रियो है, यहाँ से पूछ सकते हैं कि कर्व्ड एम्ब्रियो किसका है। तो भाई ये सवाल आप कर देना, कर्व्ड एम्ब्रियो किसका है, अनियन का पूछ लेंगे, बाकी नहीं पूछेंगे। अनियन आपका मोनोकोट है तो एंडोस्पर्म होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये आपको पता है, ये फ़ोटो उसका है, क्या बोलते हैं, मेज़ के सीड का, मेज़ के फ्रूट का, तो इसको कैरियोप्सिस फ्रूट कहते हैं, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। जिसमें फ्रूट वॉल सीड वॉल के साथ फ्यूज रहती है। नेक्स्ट कुछ फोटो और है, ये आपको पता है, ये थैलेमस है, देखो ये ओवरी है अंदर, और ये आपका एप्पल है, ये थैलेमस ऊपर चढ़ा हुआ है ये। तो ये स्ट्रो क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है। ये इलेटेरियो ऑफ एकीन, और ये आपका है स्ट्रॉबेरी, ये सवाल पूछ लेंगे एकीन फ्रूट्स वाला, ठीक है। तो ये भी फॉल्स फ्रूट है, तो यहाँ से तो यही बनेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो और फिर बताना आगे। देखो पहले पहला पैराग्राफ पढ़ो एक बार ध्यान से। लिखा है ऑल दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सीड फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, पर अगर कहीं पर, ठीक है, लिखा है एस्ट्रेसी एंड ग्रासिस, इन दोनों नामों को
अच्छे से जहन में डाल लेंगे, इन दोनों नामों को ध्यान रखेंगे कि एस्ट्रेसी में और ग्रासिस में आपका कुछ स्पेशल मैकेनिज्म है जहां सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है। तो अगर कभी एपोमिक्सिस आया ना पेपर में, तो भाई एपोमिक्सिस का एक सीधा ऑप्शन रहता है, मतलब डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा एपोमिक्सिस, क्या नीचे लिखा रहेगा सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बात खत्म, ऐसा रहेगा। तो उसे कहते हैं एपोमिक्सिस। बिना फर्टिलाइजेशन की सीड कैसे बनेगा, अब ये दिमाग में डालने वाली बात है कि भाई बिना फर्टिलाइजेशन की सीड कैसे बनेगा, ठीक है, ये समझना है। आगे लिखा है व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, फ्रूट प्रोडक्शन कहते हैं पार्थिनोकार्पी। 10 एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन है तो एसेक्सुअल हो गया, जो सेक्सुअल को मिमिक करता है, क्योंकि सेक्सुअल में सीड बनता है और इसमें भी सीड बनता है, तो ये उसे मिमिक करेगा। समझ रहे हो बात। एंड देयर आर सेवरल वेज टू डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड इन सम स्पीसीज। यहां से आपको समझना है एक लाइन, जो कि देखो ये फोटोग्राफ आप देखो पहले। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपकी मेगास्पोर मदर सेल होती है, नॉर्मली आपकी मेगास्पोर मदर सेल होती है, उसमें मियोसिस होती है, 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, 1 मेगास्पोर माइटोसिस करता है और एम्ब्रियो सैक बनाता है, और उसमें एक एग सेल होती है जो कि हैप्लॉइड है, 2 सिनर्जिड होती हैं ये, और एक सेंट्रल सेल होती है ना। और आपको पता है मेल गैमिट आता है, 2 मेल गैमिट आएंगे, एक एंडोस्पर्म बनाएगा और एक बनाएगा आपका जाइगोट। ये नॉर्मल केस है। पर अगर एपोमिक्सिस हो रही है तो जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल या फिर न्यूसेलस की कोई भी सेल, या फिर न्यूसेलस की कोई भी डिप्लॉइड सेल या मेगास्पोर मदर सेल रिडक्शनल डिवीजन ना करे, मियोसिस ना करे, और डिप्लॉइड की डिप्लॉइड सेल ही आपकी माइटोसिस करे, और आप माइटोसिस कर करके ये एक ऐसी एम्ब्रियो सैक बना दे, तो इस एम्ब्रियो सैक की सभी सेल डिप्लॉइड होंगी और एग भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा, और पोलर न्यूक्लियाई भी कैसे होंगे, 2n 2n होंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि बिना मियोसिस के माइटोसिस करके डायरेक्ट बना दी इसने, किसने बनाई, मेगास्पोर मदर सेल ने। तो जब ये मेगास्पोर मदर सेल कैसी चीज है, स्पोरोफाइटिक है, स्पोरोफाइटिक चीज से गैमेटोफाइट बन रहा है डायरेक्ट, तो इसे वैसे कहते हैं एपोस्पोरी। क्या कहते हैं, एपोस्पोरी। पर अगर ये मेगास्पोर मदर सेल है तो इसे कहेंगे डिप्लोस्पोरी। तो ये एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, ठीक है, पर मैं बता रहा हूं। तो ऐसे में देखो बिना फर्टिलाइजेशन की एग डायरेक्ट डिप्लॉइड है, डायरेक्ट एग क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा, और मेल गैमेट, समझ रहे हो। और फिर ऐसे में ये आपके 2n 2n है दोनों, कौन भाई, पोलर न्यूक्लियाई भी 2n है। अरे ऐसे में मान लो मेल गैमेट भी 2n है, आ जाए बिना मियोसिस करे मान लो, तो वो कैसा हो जाएगा, 6n हो जाएगी एंडोस्पर्म। आप समझ रहे हो, अगर मेल गैमेट हैप्लॉइड आ जाए तो 5n एंडोस्पर्म हो जाएगी। मतलब मेल में ऐसा ना हो, अगर मेल में भी ऐसा हो जाए तो 2n 2n आएंगे, और नॉर्मल हुआ मेल में तो वहाँ क्या होगा, nn होगा, तो ये कैसे हो जाएगी, 5n एंडोस्पर्म हो जाएगी। तो इस तरह से बिना किसी मियोसिस के, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के आपका क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा और सीड बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ है, मियोसिस नहीं हुई, डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बनी है। ये फर्टिलाइजेशन वाला केस आप छोड़ दें चाहे तो, आपके हिसाब का नहीं है तो, लेकिन आप डायरेक्ट देखें डायरेक्ट एम्ब्रियो बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एपोमिक्सिस हो रही है। समझ रहे हो, ये बात है। तो एक और आप देख लो चीज़ लिखी हुई कि डिप्लोस्पोरी में क्या होता है। डिप्लोस्पोरी में इसे कहते हैं जनरेटिव एपोस्पोरी, एंड द मेगास्पोरोफाइट यानी मेगागैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक जो है आपकी किससे बनती है, आर्चिस्पोरियम की सेल से बनती है, ठीक है। एपोस्पोरी में क्या होता है, एपोस्पोरी में होता है सोमैटिक एपोस्पोरी एंड द मेगागैमेटोफाइट अराइज फ्रॉम द सम अदर सेल ऑफ न्यूसेलस। मतलब अगर मेगास्पोर मदर सेल करती है तो डिप्लोस्पोरी कहलाता है, और अगर एपोस्पोरी कहेंगे तो न्यूसेलस की कोई भी सेल अगर ऐसा कर रही होगी तो उसे हम कहते हैं एपोस्पोरी, ठीक है। चलिए यहाँ लिखा है इन्होंने लिखा कि इन सम स्पीसीज डिप्लॉइड एग सेल, भाई ये कहाँ से आएगा, ये तभी तो आएगा जब डायरेक्ट बनेगा एम्ब्रियो सैक।
डिप्लॉयड एग सेल इज फाउंड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन, बिना मियोसिस के डिप्लॉयड एग सेल बन जाएगा एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड मोर ऑफन एज इन। यहाँ से एक नई बात शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुआ है कि आपका जो क्या बोलते हैं उसको, वो अगर मान लो आपकी ये एम्ब्रियो सैक है और इसमें नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हुआ है और यहाँ जाइगोट है मान लो ये, और आपका यहाँ पर है पोलर न्यूक्लियाई वगैरह, ठीक है ये, और ये मान लो एंडोस्पर्म बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये सारा कुछ एंडोस्पर्म में क्रिएट हो गया यहाँ पे। और मान लो न्यूसेलस की कोई सेल, ठीक है, या फिर इंटेगुमेंट की सेल, वो यहाँ घुस जाए, ऐसे इसके अंदर आ जाए, न्यूसेलस की सेल एम्ब्रियो सैक में घुस जाए ऐसे मान लो, तो न्यूसेलस की सेल तो 2n थी, तो वे सारी 2n सेल कहाँ घुस जाएंगी, एम्ब्रियो सैक में। और अगर 2n सेल एम्ब्रियो सैक में घुस जाती हैं, अगर 2n सेल एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाती हैं, तो मेरे भाई ये सारी एम्ब्रियो बन जाएंगी। तो इस कंडीशन को फिर क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। क्या कहेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी, या फिर कोई कहता है इसी बात को एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अगर आपको कहीं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी दिखे और लिखा हो कि न्यूसेलर सेल एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट, तो आपको लगाना है सीधा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एक ही बात है, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी भी यही बात है। देखो लिखा है वेरिएंट्स, सॉरी, इन सिट्रस एंड मैंगो, इन दोनों को याद कर लेना भाई। देखो सिट्रस मतलब लेमन भी आएगा, ऑरेंज भी आएगा, लेमन में ऑरेंज, ये सब सिट्रस है, ये सब। कभी सोचो सिट्रस पता नहीं क्या। सिट्रस और मैंगो में वैरायटी में सम ऑफ द न्यूसेलर सेल, इस लाइन को मार्क करेंगे, सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ की प्रोट्रूड घुस जाती हैं इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ठीक है, डायरेक्ट एम्ब्रियो बना देंगे क्योंकि वो डिप्लॉयड है। एंड इन द सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियो, अकरेंस ऑफ द वन एम्ब्रियो इन ए सीड रेफर टू एज पॉली एम्ब्रियोनी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसे देखा था, ये सवाल पहले आता था अब नहीं आता। ऑरेंज के सीड में आप देख सकते हो जा करके कितने सारे एम्ब्रियो है, इस बात का पता लग जाएगा आपको। एंड ऑब्जर्व द मैनी एम्ब्रियो द डिफरेंट साइज एंड शेप इन द फ्रॉम ईच सीड, काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, तो देख लेंगे नंबर काउंट करके। पर आप ध्यान रखेंगे सिट्रस मैंगो किसकी सेल किस में घुसी, पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, एपोमिक्सिस क्या है, एपोमिक्टिक सीड्स क्या होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन वाली बात को आप भूल जाओ, ये थोड़ा कुछ और बात है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर डायरेक्ट एम्ब्रियो बन जाता है, तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और सीड का फॉर्मेशन भी होगा, तो ये मिमिक करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ठीक है ना। तो अभी इसी बात पर इन्होंने एक लास्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का दिया है, उसमें इन्होंने लिखा है कि किसानों को हाइब्रिड सीड्स चाहिए होते हैं हर साल, किसानों को हर साल हाइब्रिड सीड चाहिए होते हैं, जिसके लिए वो दुकानों पर जाते हैं और ख़रीदते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हर साल क्यों खरीदने पड़ते हैं, वो अपने खेत के सीड ही क्यों नहीं बो लेते, मतलब अगले साल उनको ही बोले जो उन्होंने उगाया है। लेकिन होता यह है कि जब आपका खेत में पोलिनेशन होता है तो वहाँ क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हाइब्रिडनेस है वो समाप्त हो जाती है और जो कैरेक्टर एक साथ लाए होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग जाता है, आपको पता होगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, ये कैसे कर सकते हैं कि जो सीड्स हैं आपके उनको अगर हम एपोमिक्टिक बना दें तो एसेक्सुअल भी रहेंगे, मतलब एसेक्सुअली डेवलप कर लेंगे और वो एपोमिक्टिक सीड्स होंगे तो वो उनमें वेरिएशंस भी नहीं आएंगे और किसानों का फ़ायदा होगा। तो ये एक पैराग्राफ इन्होंने डाला हुआ है लास्ट में, इसको आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वगैरह समझते होंगे तो वो आप आगे आएगा तो आपको ये आ जाएगा। इसमें लिखा है कि हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड, कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। वन ऑफ द प्रॉब्लम द हाइब्रिड इज दैट, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। बोर्ड में ये सवाल मुझे लगता है पूछा जाना चाहिए, पूछा जाएगा भी कि हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। तो बच्चों को कहते हैं कि भाई इस बात को एक्सप्लेन करो कि हाइब्रिड सीड हमेशा लैब में बनाने पड़ते हैं। तो ये इन्होंने इसका आंसर समझाया कि इफ़ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन द प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट, प्लांट में सेग्रीगेशन होगा क्योंकि पोलन ग्रेन किसी का किसी पे जाएगा। एंड डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर, प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एंड हैंस द कॉस्ट ऑफ द हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स।
इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स, अगर हम इनकी साथ एपोमिक्सिस करा दे तो देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होगा. देन द फार्मर्स कैन कीप यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स टू रेज द न्यू क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर, एंड ही डज नॉट हैव टू बाई सीड्स एवरी ईयर because of the importance of apomixis in hybrid seed industry. Active research is going on many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes into hybrid varieties. तो ये apomixis के जीन निकाल करके उसको हाइब्रिड वैराइटीज में डाल देंगे, जिससे ये होगा कि वो डायरेक्ट सीड बनाने लगेंगे बिना फर्टिलाइजेशन के ही, और इससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा. तो यहाँ हमारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट समाप्त हो जाता है. होपफुली अगर आपने सारी वीडियो देखी होंगी तो आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपने केवल यही वीडियो देखी है तो आप पहले वाली वीडियोज़ को ज़रूर जाकर देखें. प्लेलिस्ट के सेक्शन में चैनल पर जाकर के वहाँ आपको मिल जाएगी. और आपको वन शॉट वीडियो देखनी है तो उसकी प्लेलिस्ट भी चैनल पर है. नीट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो वो भी चैनल पर आ रही हैं. लगातार आपको नीट के लिए सपोर्ट किया जाएगा और दिल से सपोर्ट किया जाएगा, मतलब आपको बहका नहीं जाएगा, आपको ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा जो कि आपको नहीं चाहिए और आप इधर उधर भटकेंगे, कुछ ढूंढेंगे, कुछ पढ़ेंगे, वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप बस मेरे साथ इस वीडियो के साथ किताब खोल कर बैठे और चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें, जो कि आपके नीट के एग्ज़ाम को निकालने में मदद करेगी बहुत ज़्यादा. तो थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर. बाय बाय.